जाएगा ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, n माइनस, क्या लिखेंगे, n माइनस r माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, n प्लस 1 माइनस। इतना ही शॉर्टकट है। अब यहाँ पे देखो, इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे 20 20 सेम है, ये दोनों क्या है, कंजुगेटेड। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, r, नीचे में क्या लिखेंगे, 20 माइनस r माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। जल्दी से कर दो, चलिए बड़ा सी कर दो। सर R7 आ रहा है नहीं आएगा सर, 7R। अगर देखने आए देखिए, चले जाओ। तीन-चार पेज ले ले, 4-5 पेज ले ले, इसमें टाइम पास करने का। अगर नहीं बुलाते तो वो भी नहीं बताते। हो गया, कैलकुलेट हो गया। यस सर, आंसर मार्क हो जाएगा, दिखाई दे दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन। When n is any positive integer, the expansion x plus a raised to the power n valid only when। क्या हमने कल से लेके आज तक जब एक्सपेंशन कर रहे थे तो क्या x और a के बारे में कोई भी बात किया था? n के बारे में हमने बात कर लिया, r के बारे में बात कर लिया, क्या x और a के बारे में, क्या x और y के बारे में कोई बात किया था? इसका मतलब क्या, अच्छा इसको बहुत छोटे से एग्जांपल से याद करो कि a प्लस बी होल स्क्वायर पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, a और b क्या नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन है? कुछ भी ले लेते थे ना, x प्लस वाई होल स्क्वायर भी ले लेते थे, √2 प्लस √3 होल स्क्वायर भी ले लेते थे, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर भी ले सकते थे, -2 -3 का होल स्क्वायर भी ले सकते थे। कोई रेस्ट्रिक्शन होता था उसमें? इसमें आंसर क्या होगा? फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, एनी टू नंबर। ओके, खत्म। अगला से देखो, यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे उसको ध्यान रखना। कह रहा है कि एक्सपोनेंट ऑफ x अकरिंग इन द सेवेंथ। तो कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? जनरल टर्म का कंसेप्ट। सेवेंथ टर्म मतलब क्या हो गया, t7। सेवेंथ टर्म क्या हो गया, जल्दी बोलो, t7। तो t7 अपने को निकालना है। अच्छा, यहाँ पे किसके एक्सपेंशन में निकालना है? ax/2 8/bx रेज टू द पावर 9। 8x/2 8/bx और रेज टू द पावर 9। इसमें हमें क्या निकालना है? t7 निकालना। तो t7 का मतलब क्या हो जाएगा, 9t6। एक टर्म होता है और पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बोलो, ax/2 रेज टू द पावर 3 होगा, 9 - 6। और दूसरा टर्म लिखा हुआ है -8/bx। इसका पावर क्या होगा, 6 होगा। और इसी का कैलकुलेशन करना है। अच्छा, इसका कैलकुलेशन देखो, क्वेश्चन में कितना कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, एक्सपोनेंट ऑफ x निकालना है। तो बाकी सब को भूल जाए। अब देखो एमसीक्यू यहीं से होगा। यहाँ से x का एक्सपोनेंट क्या आएगा, 3। यहाँ से x का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, bx है, x का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, -6। और दोनों को ऐड करोगे तो x का एक्सपोनेंट -3। तो आंसर क्या हो गया, -3। यहीं से स्विच करके बस रास्ता बदल दो। तो टू दी पॉइंट सोचना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा तरीका है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9c6 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, a/2 रेज टू दी पावर 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 8/b रेज टू दी पावर 6 इंटू x³ रेज टू दी पावर 6। ये सारे के सारे जाएंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए। इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। इसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में दूसरा आ जाएगा, ये समझ में आएगा। ये क्वेश्चन तो 1/2 का क्यूब कैसे होगा, सर 1/2 का होल क्यूब।
क्योंकि पहला जो होता है वो n माइनस आर होता है और 9 में से 6 को माइनस करते हैं तो 3 आता है। ये ना ये सही बोले ना, गलत तो नहीं बोले ना, सोचो गलत तो नहीं बोले। यहाँ वाला 6 वाला किस पे जाता है, दूसरे पे जाता है, और यहाँ वाला क्या आता है, एक माइनस दिस आता है, एक ही देखो 3। इसी क्वेश्चन में हम लोग तो भाई एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा चीज सीख लो। एक क्वेश्चन बहुत ही हॉट क्वेश्चन है जेई के, कह रहा है कि टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स। कौन सा ऐसा टर्म है जो एक्स से इंडिपेंडेंट? अगर मान लो इसका एक्सपेंशन अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सपेंशन होगा एक्स जहां पे नहीं रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन, जहां पे एक्स नहीं रहेगा, इसका मतलब एक्स का एक्सपोनेंट वहां पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो नहीं रहेगा। अगर 1 हो जाएगा तो रह जाएगा, -1 होगा तो भी रह जाएगा, 1/2 होगा तब भी रह जाएगा, -1/2 होगा तब भी रह जाएगा। तो जब हम इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स की बात करेंगे तो यानी एक्स का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमें तो नहीं पता है, एक तरीका है कि हम सारे टर्म लिख के देख लें, तो वो तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखते हैं। तो हम लोग किसके बारे में, इसी क्वेश्चन को लेके किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, इट मींस व्हाट, द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स मस्ट बी 0। कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें एक्स का एक्सपोनेंट जो है वो क्या है बेटा, 0 के। बात आई समझ में, यस और नो? इसमें हम क्या करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखो। इसमें शुरुआत करते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है, या बाइनोमियल दिया हुआ बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसके लिए करना है, तो उसके केस में अपन करते क्या है, ध्यान से सुनो। उसके केस में हम जनरल टर्म लिख लेते हैं जिसका लिखने का तरीका होता है TR+1। TR+1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 9CR। पहला जो टर्म है वो a/2, यहाँ पे x है, रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, 9 - r। और दूसरा जो टर्म है वो है -8/bx रेज टू दी पावर r। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सब एक साथ पहले कांस्टेंट वाला एक साथ रख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 9CR हो, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, a/2 रेज टू दी पावर 9 - r इनटू क्या हो गया, 8/b रेज टू दी पावर। यहाँ तक तो भाई कांस्टेंट है, ये और भी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट हो गया, तो ये कोई किसी में चला जाए। बचा कौन, x का पावर क्या है बेटा, 9 - r, और दूसरा में x का पावर क्या है बेटा, r। तो दिस इज इक्वल टू, अगले टाइम में ये दोनों मिलकर क्या दे देगा, ये तो एज इट इज लिखोगे, x का पावर क्या हो जाएगा, 9 - 2r, और 9 - 2r को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x बनेगा। तो 9 - 2r को जब मैंने 0 कर लिया तो इसका मतलब r का वैल्यू कितना आ गया, 9/2। क्या r का वैल्यू 9/2 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अभी तो हमने डिस्कस किया था। कौन सा, अच्छा, तो इसका मतलब 9/2 नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है, कनेक्ट हो पा रहा है, कल लग रहा था पता नहीं क्या हुआ। क्वेश्चन से जब करोगे, इसमें क्वेश्चन कर लोगे, बस ये समझ लो कि आधा यही का खत्म। तो r अगर यहाँ पे मान लो सपोज करो कोई होल नंबर आता तो हो सकता था, होल नंबर आया, नहीं आया तो इसका मतलब नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका जब आप एक्सपेंशन करोगे इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो x से इंडिपेंडेंट। तो क्या लिखोगे आंसर, तो क्वेश्चन लिख लो, इसको लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, the term independent from x in the expansion of सामने लिखा हुआ है, in the expansion of ax/2 - 8/bx raised to the power 9। बेटा आवाज सुनाई दे रही है, यस सर, ऑडिबल हो, यस सर, सुना,
यस सर। यस सर। सुनाई देता है। सर अभी नहीं सुनाई दिया। हाँ धीरे बोले थे नहीं सुनने के लिए। ठीक लिया। तो क्या लिखोगे, ये कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे x का पावर क्या हो गया 9 माइनस 2r, r इज इक्वल टू 9/2 विच इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर नो टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। यानी ऐसे करके कंक्लूड करो। ओके सब्जेक्टिव के लिए, ये स्कूल एग्जाम के लिए भी है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है। हो गया हो गया सर, हो गया। लेकिन उसमें बायोलॉजी नहीं आना। कहाँ स्टोरी मत करो, कंक्लूजन पे हो गया या नहीं। नहीं हो गया, हो गया। उसमें ये छोटा छोटा आ जाएगा। अच्छा ये हो गया। अगर इसमें कह देगा कि कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, जब है ही नहीं तो कोएफिशिएंट क्या होगा 0। क्या होगा 0। क्लियर क्लियर, आगे चले। अगला क्वेश्चन जो है देखो, 5th क्वेश्चन। एक मिनट रुक गया, एक मिनट। जल्दी से टेस्ट सीख करके कर लो ना, लग रहा है समझ में आ गया तो कर लो। किसका वेट करो, कोई जरूरी है मास्टरी करे हमेशा। कोड होगा क्या? इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नहीं तो बता दें। r का वैल्यू 4 है। हाँ पीछे से आंसर देख के फिर बता देंगे। नहीं मैं देख चेक करना। तो जो को तुमको नहीं बोला तो मैं नहीं लिया, मैं लिया था ना। हो गया बेटा, ये हो गया। आगे की बात करें। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कह रहा है कि देखो a माइनस 2b रेज टू द पावर 7, और कह रहा है क्या कि टर्म कंटेनिंग a क्यूब b रेज टू द पावर 4। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस दोनों का सम जो होना चाहिए 7 के इक्वल होना चाहिए है। अभी पूछ देगा कि a स्क्वायर b क्यूब, तो दोनों का सम ही 7 नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 0 होगा। ये टर्म होगा ही, तो ये भी छोटी छोटी बात है। अच्छा अब यहाँ पे देखो b दूसरा टर्म, तो b का पावर 4 गया है, तो b का पावर क्या गया 4, तो यहाँ c के साथ क्या लिखा होगा 4 लिखा होगा। c के साथ क्या लिखा, उल्टा सोचना, c के साथ क्या लिखा होगा 4, और यहाँ पे a का पावर 3 गया है, तो यहाँ पे 7 है, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू, तो 7c4 है। ये कौन सा टर्म लिखा जाएगा, t5 लिखा जाएगा ना सर। करेक्ट सर। आपके सर वो पास्टर रहेंगे वाला सर ये सर लिखेंगे फिर उसके बाद a6b उसकी जरूरत है नहीं। इसको देखने के बाद लगता है जबरदस्ती। सर वो मैं ऐसे बात में कहीं कभी ऐसे नहीं कि एक करके दूसरा भाई के अंदर दूसरे ऐसा ही होगा ना। अब दूसरी बात और छोटा, मान लो ये उल्टा समझ में आया क्या नहीं, tr+1 ये तो लिख सकते हो ना, इसी तरह क्या लिखोगे 7cr, और यहाँ पे क्या लिखोगे a रेज टू द पावर 7 माइनस r, और यहाँ पे क्या लिखोगे जल्दी से बोलो -2b रेज टू द पावर क्या लिखोगे r, तो 7 माइनस r किसके इक्वल होना चाहिए 3 के इक्वल होना चाहिए, तो 7 माइनस r इज इक्वल टू 3, तो r इज इक्वल टू 4, r जब 4 हो गया तो कौन सा टर्म हो गया 3 4+1 यानी फिफ्थ टर्म। यस सर। सेकंड वाला कर ऑब्जर्वेशन को एक्टिवेट करो इसमें कैलकुलेशन बहुत है। ऑब्जर्वेशन एक्टिवेट रहेगा तो कैलकुलेशन कहीं कहीं बच जाओ, पूरे साइड में। सर मैंने भी r इक्वल टू 4 मान लिया था। इसलिए क्वेश्चन ढंग से
सही तरीके से क्वेश्चन पढ़ना भी इम्पोर्टेंट आया समझ में? ठीक है, बातचीत है आपस में, कोई बात नहीं, एक साथ बैठे हैं बात करने के लिए, अपना अपना काम अलग अलग कीजिए। आपको केवल देखने के लिए बोला है कि आपको कम से कम टारगेट दिखे, बात करने के लिए तो कोई करते ना बैठाने बात थोड़ी थोड़ी। अगला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंसेस, ठीक है, हो जाएगा ये। क्या लिखोगे सबसे पहले, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे सबसे पहला काम, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे क्या? उसका नाम क्या है? जनरल टर्म लिखोगे। क्वेश्चन का सही है, क्या लिखोगे? जनरल टर्म। ओके, तो जनरल टर्म अपन ने लिख लिया, तो जनरल टर्म क्या लिखा? क्या है? x माइनस 3/x² रेज टू दी पावर 18, ठीक है? जनरल टर्म लिखना है तो क्या लिखोगे? t(r+1) इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 18 x रेज टू दी पावर 18 माइनस 3 रेज टू दी पावर r and 1/x raised to the power 2। यस सर, तो को सेपरेट करेंगे यही। यस सर। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 18cr माइनस 3 रेज टू दी पावर r इंटू x रेज टू दी पावर 18 माइनस 3r। टर्म को इंडिपेंडेंट बनाना है, जीरो के इसका मतलब इसको क्या करना है बेटा? 18 माइनस 3r इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। r का वैल्यू 6 डालते ही यानी 7th टर्म है, लेकिन वो टर्म है क्या? तो क्या हो गया? 18c6 into minus 3 raised to the power 6, that can be written as 18c6 into 3 raised to the power 6। देखो वो आंसर वो निकल कैसे अजीब इंसान है, अपने घर चले थोड़े लिखेंगे, जो क्वेश्चन देगा वही लिखेंगे ना। तो आई होप कि इसके क्वेश्चन जैसे मैंने शुरुआत कर दिया, आई होप कि आप लोग इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, कर सकते हो। एक बार अटेम्प्ट लेके आना। यस सर, यस सर। क्वेश्चन इसका मतलब तूने पढ़ा ही नहीं है, क्या लिखा हुआ है? हाँ तो इसीलिए तो जीरो किया। नहीं, ये मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला कि क्वेश्चन नंबर 35 तक, ठीक है, अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करना है। अब देखो कुछ बच्चे बहुत बढ़िया काम करते हैं, क्या करते हैं? आईट्यूटर से सॉल्यूशन छाप लो। तुम्हें क्या लगता है मुझसे डाउट नहीं पूछ रहे तो मुझे नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन डाउट आएगा, कौन सा इसमें जाके सॉल्व करना, कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट आएगा, मार्क करवा दूंगा। पहली बार पढ़ा रहा हूँ क्या? ये सब काम मत करो, कोई फायदा नहीं। पहला क्वेश्चन नंबर 35 देखना, क्लास में पूछेगा क्योंकि उसको कैलकुलेशन ही करा हुआ नहीं है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 30 पूछेगा रेडिकल साइन का मतलब मुझे नहीं पता, कोई बताएगा? रूट लिखते हैं ना, रूट एक्स लिखते हैं तो रूट जो लगाते हैं ना उसको रेडिकल साइन कहते हैं। क्यूब रूट में ये जो लिखा हुआ है इसको रेडिकल साइन कहते हैं, और इसी में एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसी को x रेज टू द पावर 1/3 हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। दो फॉर्म होता है इरेशनल नंबर को लिखने का, रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल साइन से हट जाए इसका मतलब वो रेशनल बन जाए, ठीक है? तो एक बार अटेम्प्ट करके आना। यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जर्वेशन कहा था मैंने, इसमें ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार इसमें क्या हो ओके,
अब ध्यान से देखना, अब बिल्कुल भी हिलना मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इसमें ऑब्जर्वेशन पकड़ में आया तो आगे की जर्नी इस चैप्टर का आसान रहेगा, अगर नहीं पकड़ में आया तो आगे की जर्नी मुश्किल होने वाली है। अब मान लो सपोज करो कोई मुझे कहता है कि हम लोग एक ये 1 प्लस 1 प्लस x रेज टू दी पावर n, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, याद करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हें आता है। 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, nc0 प्लस nc1x। तो आगे 1 वाला क्यों नहीं लिख रहे हो कि 1 का कोई भी अगर पावर होगा तो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। क्या लिखना चाहिए, nc0 1 रेज टू दी पावर n, nc1 1 रेज टू दी पावर n minus 1 into x, nc2 1 रेज टू दी पावर n minus 2 into x स्क्वायर, ऐसे लिखना चाहिए। तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस क्या लिखोगे nc2 x स्क्वायर, प्लस क्या लिखोगे nc3 x क्यूब, प्लस सो ऑन आखिरी वाला क्या लिखा जाएगा, ncn x रेज टू दी पावर। तो बाइनोमियल यहाँ पे दो टर्म है तो ऑब्वियस है बाइनोमियल एक्सपेंशन ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा ये कहे कि 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर n माइनस, तो x के जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, माइनस एक्स। क्या रिप्लेस हो जाएगा, माइनस एक्स। जब आप x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो कैसा लिखा जाएगा, ये nc0 माइनस nc1x प्लस क्या हो जाएगा, nc2x स्क्वायर माइनस nc2, ऐसे होगा, यानी अल्टरनेट प्लस माइनस आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, प्लस सोन कहां तक जाएगा, प्लस ncn माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू x रेज टू। अब वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा हमें क्या पता, वो तो n बताएगा, n आएगा उसके अकॉर्डिंग में पॉजिटिव नेगेटिव साइन दे देगा। इसको मैनिपुलेट करने के लिए आखिरी वाला तो नहीं पता था, तो माइनस 1 रेज टू द पावर n। अब अगर मान लो इस दोनों को मैं ऐड करूं, क्या कर लूं, ऐड। देखो ध्यान से देखना, ऐड करूं तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n, क्या ऐसा लिख सकता हूं, 2 इंटू nc0 प्लस क्या लिख सकता है, nc2x स्क्वायर प्लस nc4 x रेज टू द पावर 4 प्लस 1। और अगर हमने माइनस कर दिया 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n, कैसा दिखा देगा, 2 यहाँ पे क्या दिखा देगा, nc1x प्लस क्या देगा, nc3 x क्यूब प्लस क्या दिखा है, nc5 x रेज टू द पावर 5 प्लस 1। ये आया समझ में, यस सर। ये कुछ एक्सपेंशन है, मैंने एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको लिखो, ये एक्सपेंशन की बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। देखो समझो, लिखो से ज्यादा समझो, अब समझ के लिखो। चलो वहां पे माइनस पावर क्योंकि यहाँ पे x माइनस है, माइनस x रेज टू द पावर n minus 1 into x raised to the power n, a into b raised to the power n is equal to a raised to the power n into b raised to the power n। ऐसे क्वेश्चन पूछो, धीरे धीरे स्मार्ट क्वेश्चन सब आएगा। बात ऐसे अब जैसे एक बच्चे ने क्या छोटी बात नहीं समझ पूछने का तरीका रहता है, ऐसे होता है कि सही जाओ। बताना है इसको, हो गया आगे की बात करें। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जो x है वो तो आगे वेरिएबल, x के जगह पे जो मन करेगा वो लिख सकते।
जो मन करेगा वो लिखते, जो मतलब जो, समझ रहे हो? तो फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको लिख लेते हैं। तो ये x जो होगा ना, वहां पे कभी आयोटा होगा, कभी 1, कभी -1, तो आप जो सब भूल के आए हो उस सब का काम है, ठीक है? तो हम जो मतलब जो लिख सकते, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे NC0 NC1 इसका तो क्या कहते हैं, क्या नाम दिया था, इसका नाम क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हाँ, तो इसका मतलब हमारा टॉपिक है, मैं अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ और बताएं, बस यहाँ से थोड़ा सा अभी दिमाग में डाल दो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में इस तरह की बातें होंगी, जहाँ पे हम x को रिप्लेस कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जो मतलब जो नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट। अभी हम ऐसे बच्चों की तरह हिडन ट्रायल मारते हैं, सपोज करो पहली बार तो हिडन ट्रायल मारते हैं, तो x इक्वल टू अगर 1 सपोज करो, 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो क्या आएगा, बताओ जल्दी से। हाँ, 2 रेज़ टू द पावर, वो दिख रहा है वही है, सही है बेटा, वही सही है, जो दिख रहा है वही सही है। तो अगर x इक्वल टू 1 अगर मैंने पुट किया, तो x इक्वल टू 1 दे, तो राइट हैंड साइड देखूंगा तो वो क्या दिखा देगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस so on NCn इज इक्वल टू 1 + 1 2 रेज़ टू द पावर। कहोगे सर इसकी ऐसी कौन सी आफत आ गई? तो ये जस्ट इमेजिन कि जब हम लोग सेट से सबसेट बना, तो सबसेट जब लिखते थे उसमें कितने एलिमेंट के सिलेक्शन के साथ लिखते थे? फाइव जब लिखते थे तो नो एलिमेंट सिलेक्शन 0, सिंगलटन सेट लिखते थे तो 1 एलिमेंट का सिलेक्शन लिखते थे। जिस सेट में 2 एलिमेंट है तो हम पूरे में से 2 एलिमेंट को सेलेक्ट करते थे, क्योंकि वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, याद है सेट में 1,2 और 2,1 दोनों क्या है, सेम है। तो ये क्या बता रहा है कि नो एलिमेंट यानी 5, ये सिंगलटन सेट, ये ऐसे सेट जिसमें 2 एलिमेंट है, ऐसे सेट जिसमें 3 एलिमेंट है, ऐसे सेट जिसमें 4 एलिमेंट है, ऐसे सेट जिसमें सारा का सारा एलिमेंट है। तो ये जो है यही तुम्हें बता रहा है किसके इक्वल 2 रेज़ टू द पावर n, और यही फार्मूला समझ में आया? अगर मान लो यहाँ पे दूसरा बात करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू माइनस, x तो टेबल में कुछ भी कर सकते हैं, तो हम 1 और -1 लिए। x इज इक्वल टू -1 अगर लगे तो राइट हैंड साइड कैसा दिखाई देगा, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, किसकी जगह पे -1 पुट कर रहे हैं, x के जगह, तो x के जगह पे -1 तो नेगेटिव बना देगा, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का होल क्यूब -1 हो जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे ही चलेगा। बोलो है ना, NC4 माइनस NC5 प्लस सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड पे रख दो तो x इज इक्वल टू -1 क्या आ जाएगा, किसके इक्वल, 0, बहुत बढ़िया, इसके इक्वल हो गया 0। तो इससे मुझे ये पता चला, अगर मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट करूं, तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, इन सब के इक्वल होगा। और यहाँ पे ये इन दोनों का जो सम है 2 रेज़ टू द पावर n, अब यहाँ से रुक जाओ, पेन ये दोनों आपस में इक्वल है, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है बेटा, 2 रेज़ टू द पावर n, तो एक किसके इक्वल होगा, 2 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2, नहीं है बस क्या है, तो अगर मान लो इस दोनों का वैल्यू k है, तो यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्या होगा, k प्लस k इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, 2k is equal to 2 raised to the power n, that implies k is equal to 2 raised to the power n, divided by 2 और exponential log ओके। तो मतलब ये चीज जो लिखा हुआ है 2 raised to the power n divided by 2, मतलब 2 raised to the power 1 और एक्सपोनेंट से क्या हो गया 2 raised to the power n -1, तो इसको डायरेक्ट लिख दें,
ये सब बहुत अच्छे से काम आएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में काम आएगा। दोबारा फिर से बताएं जी। -1 नहीं लिखा तो मैं क्या करूं? ऊपर यहाँ पे ये लिखूंगा, नीचे आके चेंज हो। तुम्हारा है थोड़े मेट्रो देखने गए हो, देख लिए सर वो आपने चार कैसे लिखा? हाँ जी हाँ बोलो। सर वो 0 कैसे लिखा नहीं? सर 0 कैसे लिखा उसमें? 1 प्लस एक्स, तो एक्स को -1 रखोगे तो कैसे कितना आएगा? सर किस में रखना है वही नहीं समझ में आया ना सर, आपने क्या बोला वही? x इज इक्वल टू -1 दिखाई दे रहा है, किस में रखोगे? इस वाले Yes, में। sir. तुम बताओ -1 रख के यहाँ पे -1 रखोगे तो कितना वैल्यू आएगा? 0 आएगा सर। यस सर। उसी से 0 Yes. रखना है। तो ये बताओ x मानो का एक थप्पड़ x माइनस वाई जेड प्लस जेड माइनस टी इज इक्वल टू 0 कैसे लिखोगे इसको? प्लस के फॉर्म कैसे? हाँ x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस टी लिखने तो आफत आ जाएगा। वही तो लिखा हुआ है, तो उसमें क्या दिक्कत है? ओ सारा कैलकुलेशन आ जाओ, सारा चीज सीखो 11th में, 10th तक पढ़ी क्यों? अरे कहाँ पे दिक्कत है? इसमें क्या है? ट्रांसपोज करके बस पॉजिटिव वाले एक साइड कर लिया, नेगेटिव वाले मतलब बीच में 4 स्टेप में नहीं लिखेगा। नमस्कार 4 स्टेप और हो गया यार। इंजीनियर बन रहे हैं कि नहीं? कि बस वही हो गया भाई, हटाओ। अच्छा अब अगर मान लो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। x को मैंने बोला कुछ मतलब कुछ भी, मान लो x इज इक्वल टू 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, आता जाएगा। इधर का सीरीज आता जाएगा, उधर का सीरीज आता जाएगा, कुछ डिफरेंट रखे। सबसे पहली बात मुझे से 1 मिनट में रफ नोटबुक है ना, बोले थे ना 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म बताओ। 1 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ जल्दी, 1 मिनट के अंदर। ये बस मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ तक तुमको बताना है। नहीं पढ़ के आओगे तो नहीं बताओ, मैं बीच से कट के निकल जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया मतलब। 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म बताओ। पोलर फॉर्म के लिए आर्गुमेंट निकाला जाता था और मॉड्यूलस निकाला जाता था। सर 45 डिग्री है। बिल्कुल सही जवाब, एकदम करेक्ट बोला। तो इसने ये मुझे बता दिया, इसने बता दिया कि 1 प्लस आयोटा जो है, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखूं तो √2 और यहाँ पे लिखूंगा cos 45 को हम लिखते हैं π/4 प्लस आयोटा sin π/4। अच्छा, और इसके यूलर फॉर्म क्या होगा? इसी को क्या लिखते थे? √2 e रेज़ टू द पावर आयोटा π/4। ठीक है, ठीक, बस ये हो गया, ये आपको पहले से आता है और बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं आगे। हमारे पास एक्सटेंशन क्या था? NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस so on NC है x रेज़ टू द पावर। ये किसके इक्वल होता है? 1 प्लस x रेज़ टू द पावर किसके इक्वल होता है बेटा? n के। कोई दिक्कत इसमें? पहले राइट टू लेफ्ट लिखते थे, अब लेफ्ट टू राइट लिखते, क्या फर्क पड़ता है? उल्टा करते। अब कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू y होगा। बोले थे ना कुछ भी मतलब कुछ भी इमेजिनरी में सब्स्टिट्यूट करते। ऐसे करने से फायदा क्या होगा? तो देखो NC0 तो अपनी जगह पे, अब ध्यान से देखना, एक बार बोलूंगा लिखना बंद कर लो, फिर बाद में मत पूछना कहां से क्या आया। NC1 तो अपनी जगह पे ठीक है, x के जगह पे आयोटा तो यहाँ पे आयोटा,
प्लस NC2 अपनी जगह पे ठीक है, माइनस आयोटा एच का मतलब कितना हो गया -1, NC3 अपनी जगह पे सही है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, NC4 अपनी जगह पे सही होगा, आयोटा रेज टू द पावर 4 1 मतलब प्लस NC5 अपनी जगह सही है, आयोटा रेज टू द पावर 5 आयोटा आयोटा, फिर क्या हो जाएगा प्लस NC6 यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, फिर NC7 इसके साथ क्या हो माइनस आयोटा और प्लस NC8 ऐसे करके चलता जाएगा, यस दोनों। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख ले, ये हो गया NC0 प्लस यहाँ पे हो गया NC1 आयोटा और माइनस क्या हो गया NC2, ध्यान से देखना, प्लस क्या हो माइनस क्या हो गया NC3 आयोटा, प्लस क्या हो गया जल्दी से बोलो NC4, प्लस क्या हो गया जल्दी बोलो NC5 NC5 आयोटा, माइनस क्या हो गया NC6 NC6 माइनस NC7 7 आयोटा, प्लस क्या हो गया NC8, ऐसे ही सीरीज चलता जाएगा। अच्छा ऐसे भी लिखने की बात नहीं, हम रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो रियल पार्ट कौन कौन सा दे रहा है NC0, क्या दे रहा है NC0, माइनस क्या दे रहा है NC2, प्लस क्या दे रहा है NC4, माइनस क्या दे रहा है NC3, ऐसे करके चलेगा। आयोटा के साथ कौन पाया जा रहा है, देखो ध्यान से क्या पाया जा रहा है NC1 माइनस NC3 प्लस माइनस NC7 प्लस सो ऑन सो, ऐसे ये लेफ्ट हैंड साइड के सिंपलीफिकेशन आगे समझ में कर दो, अब उसके बाद राइट हैंड साइड अलग से करेंगे। रुक जा रहा है, ठीक है, थैंक यू। डोंट गिव कीमत एक्सेप्ट, उसी में तुम्हारा हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट इम्पोर्टेंट, ये पार्ट और ये जरा भी ये छोटे बच्चे होते हैं ना, जिसको आयटा आयटा बता दे तो वो भी अरे ऐसे नहीं, उसको ट्रैक पे लाना बहुत है। हर क्लास में अगर ध्यान से सुनो, कुछ चीजें नहीं थी, ये तो कैलकुलेशन होगी, मेन इसका कैलकुलेशन क्या है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का कौन सा कैलकुलेशन, तो आपको भी लगा होगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या था, आयोटा आयोटा लिख के गए, आयोटा की पावर्स अपने को पता है, उन पावर्स को है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के कैलकुलेशन आ गया, हो गया, समझ में आ गया। आदित्य जी यस सर आ गया, आप लोग भी इसी क्लास के स्टूडेंट हो भाई, यस सर आ गया, यस सर, समझ आ गया। आया तो तुम लोग यार, तुम तो बताते नहीं, ऐसे लगते हो हम भी ऐसे करे रहते हैं, तो तुम भी एक कान खींचते रहते हो इधर से, कुछ तो बोलो, हमें भी तो सुनाई दे, केवल मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंचेगी तो चिल्लाओगे, तेरी आवाज आज तक पहुंची है, फिर मैं धीरे धीरे बोलूंगा, फिर सुनाई नहीं देगा, ओके। चलो अब यहाँ पे मेजर जो था ये नहीं, अब राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कमाल कर, तो हम क्या लिखेंगे इसको, जल्दी से बोलो क्या लिखेंगे, फटाक से बोलो, राइट हैंड साइड में आरएचएस वाला देखो ध्यान से, क्या लिखा जाएगा 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर, 1 प्लस आयोटा को हमने क्या लिखा था √2, यहाँ पे रेज टू द पावर आयोटा π/4 रेज टू द पावर n, इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर, क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो फटाक से, 2 रेज टू द पावर n/2 होगा, अरे √2 मतलब होता है 2 रेज टू द पावर 1/2, और 2 रेज टू द पावर 1/2 रेज टू द पावर n, तो 2 रेज टू द पावर n/2। अच्छा e रेज टू द पावर आयोटा कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, n/4,
और इसको जब सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर n by 2 इनटू क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, cos ऑफ n pi by 4 प्लस आयोटा साइन n pi by 4। और इसको अगर सेपरेट कर लेंगे तो कैसा दिखाई देगा, 2 रेज टू दी पावर n by 2 cos n pi by 4 अब प्लस आयोटा क्या दिखाई देगा, 2 रेज टू दी पावर n by 2 और साइन यहाँ पे क्या दिखाई देगा, जल्दी से बोलो, n pi by 4। क्लियर? यस सर। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्लियर हो गया। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो कौन पार्ट किसके इक्वल होता था, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। सर एक बार कहां कहीं जा रहे हैं, हो गया? एक मिनट। अभी बस बता रहे हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एट रैंडम वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट। हम लोग अभी क्या सब्स्टिट्यूट है, एट रैंडम वैल्यू 1 -1 आयोटा, मन करे माइनस आयोटा, कभी 2 कभी 3 कभी 5 कभी 7 कभी -4 कभी -45 कुछ भी कर सकते, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर लेना, करके मुझे ठीक है। कहाँ अल्लाह मतलब दिखाओ, कहाँ मन में तेरा सर इधर दूसरी बार बात तो हमने भी मन में कोई यहाँ पे जितने भी है, यहाँ पे x और y, अभी हम लोग कर रहे थे ना सेकेंड क्वेश्चन सेट 2 का, उसमें क्या था, x और y कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी नंबर, तो लॉगरिथमिक आ जाए, कुछ आ जाए। इसमें जो मेजरली जरूरत पड़ती है, 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, हमने उसी चीज को अप्लाई किया है जिसकी हमें जरूरत, 1 -1 आयोटा, उसके बाद होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा। तो आप लोगों को पता तो है नहीं, अब चलते हैं आगे काम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल। इससे क्या होगा, फाइनल कंक्लूजन क्या लिखा है, अभी कहीं तक लिखा होगा सब दोनों को ही अरे भाई तो उसको फाइनल कंक्लूड तो करो। तो सर उसका हाँ क्या हाँ तो उसको कंक्लूड करेंगे ना, क्या आएगा जल्दी से बोलो, क्या आएगा फाइनल, क्या आ गया, NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 minus NC6 plus so on is equal to 2 raised to the power n by 2 or n pi by 2। ये क्वेश्चन जेई में डायरेक्ट पूछा हुआ, याद कर लेना। NC1 minus NC3 plus NC5 minus NC7 प्लस so on is equal to 2 raised to the power n by 2 और यहाँ पे sin n pi by 4। अब यही पे क्वेश्चन में कैसे क्रिएट किया, यदि इसका स्क्वायर बताओ क्या होगा, NC0 minus NC2 अब प्लस NC4 ऐसे ऐसे है क्या, इसका होल स्क्वायर अब प्लस NC1 minus NC3 प्लस क्या हो गया NC5 माइनस सोन इसका होल क्या हो, इसके इक्वल, जल्दी से बोलो, 2 रेज टू द पावर n by 2 का होल स्क्वायर और अंदर में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 1, तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो, दिस इज इक्वल टू क्या होता है 2 रेज टू द पावर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अभी तक जो है, अभी तक रिकैप कर ले, नोट करके लिख ले कि हमने अभी तक क्या सीखा, नोट करके लिख ले। पहला हमने सीखा C0, NC0 को कभी कभी हम क्या लिख देते हैं, C0 भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बेटा, C0। अगर C0 लिखा हुआ है तो समझ लेना NC0 लिखा हुआ है। C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस so on प्लस Cn इज इक्वल टू हो गया 2 रेज टू द पावर n, नहीं दिए वहां पे, ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिक वहां पे क्या है n। और क्या सीखा बेटा, C0
प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 इज इक्वल टू क्या होता है, सो ऑन C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू होता है 2 रेज टू द पावर n माइनस। अच्छा अगला देखो क्या सीखा, C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस सो ऑन क्या होता है 2 रेज टू द पावर n/2 cos n pi by 4। और अगला वाला ये लिखिए ना, ये चार इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ पे मतलब इतना सिखाने के बाद अगर तुम्हें पूछना हो अगर n-10 भी लिखता तो वो गलत होता है, n-1 इतना कैलकुलेशन छूट गया बोलो वो जो रोलर फॉर्म में आपने दिखाया था तो सर इसको आपने वहां पे वो डायरेक्ट जो करते थे ई जब आपने लिखा था ना रूट 2 का पावर कितना होता है तो डायरेक्ट वहां पे 2/2 cos n/2 डायरेक्ट के बाद नहीं सुना है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग ये वाला लिख सकते हैं कि 2/2 cos n/2 हम लोग को e1 पार्ट में लिखने का जरूरत है। अच्छा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का पावर 5 कौन सा फॉर्मूला है, जानते हैं कि बस दोनों को मिला रहे हैं, आप सही बोल रहे हो गलत नहीं बोल रहे, कैसे कैसे लिख सकते हैं उसको डायरेक्ट, दोनों को तुम मिला रहे मिक्स कर रहे हो, क्या मिक्स कर रहे हो कि सर उसमें ऐसा हो गया सीधा को बैठना, तो ये भी मुझे कहना पड़ेगा खोल के मिक्स के मालूम है कैसी वीडियो ठीक है, मैं देख के पढ़ाऊं तो यार ये कौन सा सीधा सीधा से मुझे बैठ नहीं पा रहे हो, तो ऑनलाइन में ऑनलाइन में क्या किया होगा तुम लोग, तभी तो कुछ नहीं आता है, ये सो गया होगा सब्जेक्ट सो गया होगा दिमाग सो गया होगा, सीधा बैठने भी नहीं आता है यार। तो तुमने क्या किया, दोनों को सही किया, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज़ टू द पावर n होता है, दैट इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा होता है, बस वो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता था नहीं पता था ना, ऐसे सोचा ठीक है, तो आप जब जो मैंने नहीं बताया वहां से करता तो फिर कहते डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ाओ, तो बाइनोमियल पढ़ाते पढ़ाते कहीं और चले जाते, इसीलिए मैंने e रेज़ टू द पावर आयोटा उसके डायरेक्ट ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट हो गया जिसमें हमें आगे चल के प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट सीखेंगे उस समय काम। दूसरा जो पार्ट है जल्दी से देखो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ greatest term national green tribunal because numerically greatest term एनजीटी दिल्ली में बहुत परेशान कर एक्चुअली लगाने तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज टू द पावर n, बहुत आसान बहुत सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है, पता तो है नहीं तुम्हें मुझे भी नहीं पता है, जब हम लोगों को कोई चीज नहीं पता होता है तो वहां पे हम सपोज करते हैं, यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन में x का कोई वैल्यू दिया होगा और पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, क्या होगा बेटा फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। अच्छा इसमें एक टर्म हो गया ग्रेटेस्ट टर्म कह देता तो चलो ठीक है, कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब ये होता है कि जिस टर्म का हम मॉड्यूलस सबसे ज्यादा हो, जैसे मान लो तुमसे पूछे -5 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है तो तुम कहोगे 2 ज्यादा है, और मैं तुमसे पूछूं न्यूमेरिकली कौन ज्यादा है तो -5 न्यूमेरिकली -5 क्योंकि उसका मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा 5। तो numerically greatest term implies us tells us that we have to find modulus, मतलब modulus वहां पे रहेगा ही रहेगा। ओके सेकंड थिंग है वी डोंट नो अबाउट द थिंग, तुम भी नहीं जानते हम भी नहीं जानते होता क्या है, तो वी जस्ट सिंपली सपोज कि एक जनरल टर्म ले लिए
TR+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। इतना तो सपोज कर ही सकते हैं, इतना तो कोई वजह सर नहीं कुछ पता है, कुछ हिंट्स भी नहीं है, तो वी जस्ट सिंपली सपोज कि TR+1 जो है ना वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो TR+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कब हो? जब वो अपने अगल बगल आजू बाजू, मान लो किसी बिल्डिंग में सबसे, एक मोहल्ले में बहुत सारे बिल्डिंग इमेजिन कर सकते हो, उस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, तो वो अपने अगल बगल के सारे बिल्डिंग से ऊपर होगा। हो सकता है कुछ बिल्डिंग बराबर बराबर में हो, तब भी तो सबसे ज्यादा हाइट होगा। तो दो बातें होती है, इफ वी आर सेइंग TR+1 is numerically greatest term, it means it is very clear to you that TR+1 is greater than equal to TR। अभी बताया ना कि दो बिल्डिंग सबसे ज्यादा, तो दोनों का इक्वल हाइट भी होगा तभी तो सबसे ज्यादा, यही दोनों हो जाएगा ना, बोथ मस्ट बी ग्रेटर ना। तो हमारे पास क्या हो गया, लिखो सपोज TR+1 is the numerically greatest term। क्वेश्चन में सारे फॉर्मूला भूल जाओ तो यहाँ पे शुरू किया जाता है, इसीलिए सब बता रहे हैं। कल से हम कंसेप्ट याद रखो, डायरेक्ट में आंसर नहीं चुका, उससे फर्क नहीं, डेरिवेशन याद रहेगा। तो बच्चों को ये होता है कि एडवांस का कब पढ़ाओगे, पूरे क्लास में हम जेई मेन लाते रहते साल, एडवांस का कब पढ़ाओगे? तो ये सर जो पढ़ा रहे हैं ना, डेरिवेशन जो बता रहे हैं वही एडवांस, अलग से नहीं चलेगी। पैरेलली जितने फिजिक्स में डेरिवेशन बताया जा रहा है कि दीज आर द एडवांस। क्यों हो रहा? तो TR+1 is numerically greatest। It's obvious that TR+1 is greater, either greater than TR or equal to TR। तभी ना ग्रेटर होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, TR+1 is greater than equal to TR, मॉडुलस साइन के साथ, है ना। दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, मॉडुलस ऑफ TR+1 अपॉन मॉडुलस ऑफ TR इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अरे बोलो हाँ, बहुत। अब यहाँ पे क्या है कि जनरल टर्म तो लिखने का आता है अपने को, TR+1 को क्या लिखेंगे बेटा, NCR x raised to the power r, और TR को क्या लिखेंगे बेटा, NCR-1 x raised to the power r। अब क्वेश्चन की बारी, कुछ लोग अपनी डायरेक्टली से जगह में तरीका होता है, सुनोगे ना। अभी हमारे पास है, इस दोनों को डिवाइड होना है, ये रफ वर्ड चल रहा है, इसको छापना मत, डिवाइड होना है, डिवाइड होना है। तो एक तो आ जाएगा NCR अपॉन NCR-1। आज ही के क्लास में देखा था इसका उल्टा पुल्टा, क्या होता था, कैसे लिखते थे बताओ, खड़े हो जाओ, कान पकड़ के बताओगे बताओ क्या होता था। देखो इसका, देखो क्या था, इसका P5 खराब हो गया, Pentium 5 और Pentium 2 हो गया, बोलो कान पकड़ के खड़े हो जाओ, कान पकड़ के खड़े, यही तो नहीं मुझे आता है, ये मुझे बोलो बिल्कुल सही बोला, कर दिए, उसमें उल्टा लिखा हुआ, उसमें R वाला नीचे था, तो R कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, N माइनस R-1, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, N+1। कभी नहीं हो करना चाहिए, कभी कभी खतरनाक हो जाता है, दूसरे को रास्ते खुद ही मजाक बन जाता है। वही तो साहब, आपको जगाने के लिए ऐसे करना पड़ता है, तो वही काम हम करोगे तो अपने आप क्या हो गया। तो इसीलिए देखो हमेशा क्या है कि जल्दी करना होगा, तो इस बातों को दिमाग में रखना होगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, अभी बताया बच्चे ने, इस दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम पहला लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NCR x raised to the power, अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी से बोलो,
NC r minus 1 x raised to the power r minus 1 is greater than equal to। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको क्या दे देगा, x दे देगा। अच्छा इधर वाला तुमने बता दिया है, इधर वाला क्या लिख ले जल्दी से बोलो, n प्लस 1 माइनस r अपॉन r, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा x। यस और नो इज ग्रेटर देन इक्वल टू। कैलकुलेशन n प्लस 1 माइनस r कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। चलो जाने तो छोड़ो, उतने मेहनत नहीं करते। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस आर एक्स लिख सकते हैं अपॉन आर। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी कर देगा, बाद में मत करना, समझ में नहीं है। अब यहाँ के बाद समझते रहे, ठीक है, समझ आने का काम। दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 mod x minus r mod x is greater than equal to r. That implies n plus 1 mod x is greater than equal to r into 1 plus mod x. That implies r is less than equal to n plus 1 mod x upon 1 plus mod x. तो ये जो r है वो हमें दे देगा और बता देगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात है। नहीं mod x greater than equal to mod x। नहीं कुछ नहीं लिखा उसके ऊपर से, नहीं कुछ नहीं, कुछ मान आपने ऊपर लिखा ना tr प्लस 1 वहां पे y ठीक है। बोलो आप बोलो। हमारे तो tr प्लस 1 लिखा है वहां पे y हाँ बेटा, यहाँ tr प्लस 1 लिखा आपने और उसके आगे y raised to the power r। कान पकड़े खड़े हो जाओ थोड़ा सा, नहीं खड़े हो जाओ ना कान। अरे सुनो तो, कान पकड़ने से वही जो पनिशमेंट थोड़े, पनिशमेंट लग रहा है तुमको, लग रहा है पनिशमेंट लगे तो कान बोलो फाड़ लो। y रहेगा तब ना y raised to the power r लिखेगा। y रहेगा तब ना। जो क्या किया पता है, पहला पेज खोला है और वहां एक्स वाई ले लिया, y है यहाँ पे दिखाई दे रहा तेरे को, देखो अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, फाइनल कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया। तो अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है तो वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, क्या सबसे पहले लिखेंगे, अगर दूसरे पेज पे चलते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ, मुझे इतना ही लिखना है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। यस सर, घर पे थोड़ा सा कर लीजिए। इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस x रेज टू द पावर, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे r इज लेस देन इक्वल टू, ध्यान से देखो इतना ही याद रखना, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 mod x upon 1 plus mod x। और यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन क्या होगा, ये r प्लस, r का वैल्यू 6 आएगा, 7 आएगा तो 8 आएगा तो 9। ठीक है बेटा। सर जी जी बताइए। सर एक मिनट आप बैक पेज करो ना, मुझे कुछ पूछना है। बेटा वो डिलीट हो गई। सर मतलब क्लियर हो गया है, बस मुझे एक चीज पूछना है, मतलब आपने लिखा था तो सर वहाँ पर जो आपने NCR x रेज टू द पावर r अपॉन NCR -1 x रेज टू द पावर n-1 लिखा था, तो उसे कट करके फिर आपने x लिखा, उसे हम पुट कर रहे हैं NCR अपॉन NCR -1 का जो वैल्यू है उसके साथ ना उसे पुट कर रहे हैं। हाँ क्योंकि tr प्लस 1 में पूरा था ना, NCR x रेज टू द पावर r लिखा हुआ था ना। हाँ बस वही पूछना था। x टू द पावर r लिखा हुआ था ना। यस सर। है ना, 2/2 into 3/5
इंटू 7 लिखा रहेगा, तो कट करेंगे तो अगर मान लो कट होगा तो किसी को किसी से कट कर सकते हैं ना, तो ये फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक डिस्कशन का पॉइंट है, जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये अपना दो वैल्यू ले सकते, कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, या फिर इंटीग्रल वैल्यू लेगा या फिर नॉन इंटीग्रल वैल्यू लेगा। कौन कौन सा वैल्यू लेगा, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। सपोज करो कि r कहीं पे लेस देन इक्वल टू 6.5 मान लो ऐसा है, अभी तो है नहीं क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसका मतलब r का वैल्यू इसमें से ग्रेटेस्ट है, और इधर 6.5 से छोटा तो बहुत सारा होगा, इन सब में से ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, 6। r इज इक्वल टू 6 हो गया, तो कौन सा टर्म इसका हो गया न्यूमेरिकली, क्या है 7 टर्म। 7 अगर टर्म। r अगर मान लो लेस देन इक्वल टू 6 होता है तो फिर क्या लोगे, 6 लोगे, समझ गए। यानी इस r का वैल्यू इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना, यानी r इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस, r is the greatest integral value of n plus 1 n into plus 1 into mod x y divided 1 plus mod x. Okay, can we proceed further? Yes sir. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हाँ देख लो, टाइम नहीं हुआ है, टाइम हुआ 13:45, अब 45 मिनट्स और बचा होता है, जेल लो 45 मिनट। मजा आता है यार, इससे आसानी से क्या इतना, इससे धीरे कोई पढ़ाता है। हाँ तो दे लो, तुम तो जिंदगी भर दे लोगे, ये तो और मुझसे क्या बदुआ लेते हो, ये किसी को कह दिया तो बेटे गुस्से टमाटर बेचो, अगर मार्केट में मिल गया इसके बाद मैंने किसी को कुछ क्या पता कब क्या निकल गया, और नहीं होगा, वो तो रिपीटेड वैसे। पर हाँ पहले बोल दिया भाई, तेरा ये नहीं है, तेरा एटीट्यूड, एक होता है ना इंजीनियर बनने का एटीट्यूड होता है, आप लोगों में तो जुनून ही नहीं, आप लोग देख के ऐसा लगेगा आज का क्लास कैसे बीतेगा, क्यों माँ बाप को जवाब देना आज मैं क्लास करनी है, कहीं से एक्स्ट्रा मुझे नहीं दिखता सच में। अभी तक आपने ये एटीट्यूड नहीं दिखाया कि आपको इंजीनियर बनना है इसीलिए, या फिर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स है इसीलिए आप पढ़ने आए, सीख के वापस जाने। आप कहीं देखा आज का 2 घंटे कैसे, अरे जब तुम कर ही रहे हो तो अच्छे से करो, कौन सा तुमको यहाँ से भागने देंगे, हम भाग जाओगे, फिर वही बात, जिंदगी में हमेशा जो काम करना अच्छे से करो, इस एटीट्यूड के साथ बैठे मेट्रो 8 बोगी होता है, अभी क्या है यार, दिस इज नॉट द रियल एटीट्यूड। स्टूडेंट का एटीट्यूड होना चाहिए कि ये सब सीखे। तुम लोगों का है कि क्लास में क्या क्या नहीं सीखना है, और अभी फालतू बातें करे तो एकदम से यहाँ पे बहस हो जाएगी लंबी चौड़ी। अभी खाली कह दे बस का कलर रेड होता है, ब्लू ग्रीन व्हाइट सब शुरू हो जाएगा। सीखने का एटीट्यूड अभी जनरेट कर लो, तुम्हारे हाथ में समय है, 1.5 ईयर एटलीस्ट है, बस 5 महीना और बीत गया ना, उसके बाद फिर दिन गिनना, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं, आईटी क्वालिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं, बशर्ते कि एटीट्यूड सोने वाला नहीं हो। हो जाओ, आज कुछ नया सीख के जाओ, घर पे जाओ, घर आप लोग जो घर बैठे हो उनके लिए भी है, घर पे उस नोटबुक को निकालो, नोटबुक निकाल के देखो आज तुमने अच्छी बातें क्या क्या सीखी, उसको किसी को रिकॉल करो, किसी को घोट पीट के दिमाग में डाल दो, समझ रहे, उसी दिन। अब आज पढ़ाया 20 दिन के बाद देखेगा कुछ भी नहीं समझ में आएगा, वही हो रहा है। सर मेरा बैकलॉग कैसे कवर होगा, पढ़ने से, पढ़ने से कैसे कवर होगा, बस सीधा आंसर। कितना पढ़ना है, पागल बन जाओ पढ़ते पढ़ते,
कितने देर सर यहाँ से थक जाओ तो क्या करो, सो जाओ। ये सब कोई क्वेश्चन है? तो यहाँ से घर जाते हैं सुबह से 6 घंटे क्लास में, घर जाते ही नींद आएगी, सो जाना भाई। जब जागो तभी से फिर से शुरू हो जाओ। 9 बजे सो गए, 2 बजे रात में नींद खुली, 2 बजे रात से शुरू हो जाओ पढ़ना। कोई जरूरी है कि पूरी रात जगेंगे तभी पढ़ेंगे? जुनून ही नहीं है यार तुम लोग। तुम्हारे क्लास में ना मुझे नहीं लगता कोई टीचर ना नोटबुक कुछ देख के भी आता हो, मुझे नहीं लगता। उनको लगता है ना ये क्लास, उनको जैसे तुम फील करते हो ना, मुझे बिताना है ना, तो टीचर को भी फील आने लगता है मुझे भी ये बिताना। इसीलिए मैं आते ही पहले कहता मैं यहाँ पढ़ाने के वाला, मेरे पास इतना समय नहीं था। एटीट्यूड सीखने का है। 8-10 बच्चे हैं जिनको देखते वही टैपा टैपा करते रहे, 6-7 अभी ऑनलाइन में बैठे हुए, 2-4 यहाँ पे बैठे हुए। अरे तुम्हें कम आना, ज्यादा आना, लेट से सीखना, शुरू में सीखना, फाइनल एग्जाम किसका है पता है? जितना दिमाग में रह जाएगा उसी का एग्जाम। किसी को जल्दी समझ में आए उसकी बला से। सीखने का एटीट्यूड जनरेट करो बेटा, सीखने का एटीट्यूड नहीं है तुम लोग। मतलब तुम लोग अभी कैसे ही बच्चे हो पता है, 5th क्लास का जो नहीं बच्चा होता है वैसे पतंग उड़ाते देखा, ओ व्हाट अ काइट, ये होता था ना जब छोटे थे, बस से देखे वाओ व्हाट अ ग्रेट कलर। पता नहीं वो सबसे घटिया कलर हो, लेकिन रिएक्ट करना मत करो, ये सब मत करो। एटीट्यूड एकदम अब समझ जाओ, अब अपने एनर्जी को यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। अगर पढ़ाई में कुछ करना है, कहीं और कर रहे हो अच्छी बात है, यूनिडायरेक्शनल। तू वो पढ़ाई कर, थक जाओ सो जाओ, ये सब कुछ तरीका है। मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं मिलता है, तो ठीक है, बिकम द प्राइम मिनिस्टर इन फ्यूचर एंड आफ्टर दैट इंडिया के 24 आवर्स को 48 आवर्स कर लेना। कह रहे हैं देयर इज 3 days इन अ वीक, तो मुझे 6 days पढ़ना पड़ता है, 7 days वीक में तो 7 दिन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन के 3 दिन कर, हॉलीडे कर देना, मतलब 3 दिन लॉकडाउन रहेगा, फोन कोई घर से नहीं निकलेगा, परिंदा पर नहीं भाई, फरमानदारी कोई। पढ़ना जरूरी है। तुमको कम समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो सब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है सोच में। आप लोगों से बहुत सारे बच्चे अगर एक चीज नहीं समझते तो दोबारा पढ़ के समझ में आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? लेकिन उसके हमें तो होगा ही नहीं, तुम्हें नहीं होगा तो हम क्या भगवान जी हैं कि तुमको कहेंगे आशीर्वाद तथास्तु, गो टू इंजीनियरिंग, गो टू IIT कानपुर, गो टू IIT दिल्ली, ये तथास्तु करने वाले हम थोड़े हैं। या फिर पानी से बन जाए, चूहा बन जाए, ये थोड़े है, ये थोड़े है। हमारा और तुम्हारा एफर्ट जब तक कॉमन गोल हम दोनों का नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर। एटीट्यूड पढ़ने वाले बच्चों का, मतलब एटीट्यूड तुम लोगों को ऐसे लगता है जैसे आज आगे चेहरे पे ही दिख रहा है, चेहरे ऐसे दिख रहे मुड़ गए, खुशी नहीं होती पर क्या तुम कि घर से भगा दिए जाते हो कि जाओ भाई आकाशवाणी का कर खा के आते, खुशी होगी। नई चीज सीखते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेट टेस्ट, इसमें क्वेश्चन आना चाहिए। मैं वेट कर रहा था कि सर ठीक है r is less than equal to 6 है, 7th टर्म, यहाँ पे क्या ऐसा इसके अंदर की घटना घटेगी। एक जगह मान लो नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, फ्रैक्शन में आ गया तो उस समय तो आपने 6 लिख दिया, तो उसका ग्रेटेस्ट 7th टर्म ग्रेटेस्ट लिख दिया। लेकिन अगर 6 आ जाएगा तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में 2 टर्म, यहाँ पे क्या है t r+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इसके केस में होगा, समझे, ग्रेटर देन इसके केस में होगा। अगर ऐसा वाला वैल्यू रहेगा इसमें कि ये सब कब होगा, तो क्लास में ध्यान से सुनोगे, सीखने की कोशिश करोगे। यहाँ तो ये सोचो कि मास्टर तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ क्या क्या छाप रहे हैं आप बता दो, छाप देते बस, दिमाग तो नहीं लगे, समझना है ना। वैसे जेई थोड़े होते हैं, वैसे जेई होता तो हर कोई जेई नहीं चलता। जब तक तुम्हारा अपना इनपुट नहीं रहेगा ना अपने नॉलेज में, तब तक मुश्किल है।
तो ये हो गया इस सिचुएशन। और दूसरे सिचुएशन में क्या हो गया, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू टी आर। ये सेकंड वाले सिचुएशन में इंटीग्रल वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे r का वैल्यू 6 है ना, तो यहाँ पे 6 यानी 7th टर्म और 6th टर्म दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। समझ में आ गया? और इसके केस में केवल और केवल, इस वाले केस में केवल 7th टर्म जो होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। क्योंकि आप सोचते हैं ना, आपको मालूम कर लेंगे तो मैं समझ लो। कहाँ से शुरू किया था? मतलब कहाँ से शुरू किया था ये टॉपिक पढ़ना, कहाँ से शुरू किया था? एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन तो पिछले क्लास में नहीं किया था। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में कहाँ से शुरू किया था? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब तुमको पता ही नहीं है तो फिर क्या पूछ रहे हो? कुछ वही नहीं, क्या किया, क्या सपोज किया? मतलब इसको भी पॉइंट होता है, कहानियों में नहीं चलता। टी आर प्लस वन सबसे ग्रेटेस्ट टर्म, उसके लिए हम उसके जब डेरिवेशन कर रहे थे क्या किए? टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों एक साथ तो नहीं होगा ना। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दोनों में से एक करेक्ट है। या तो 2 ग्रेटर देन 1 होगा या 2 इक्वल टू 1 होगा। अब जब r की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है? तो फ्रैक्शन वाली आ सकती है और इंटीजर आ सकती है। तो जब फ्रैक्शन वाली आएगी तो उसके केस में क्या होगा? एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। वहां पे सिचुएशन क्या होगा? टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन टी आर। और हमें तो ये पहले से पता नहीं रहता है ना, तो जब पहले से नहीं पता है तो हम नॉर्मल करेंगे ना, क्या यूज करेंगे? r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस वन मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x। तो यहाँ पे r की जो वैल्यू आई 6, तो 6 इज लेस देन 6.5 है, इक्वल टू 6.5 तो नहीं है ना। तो ऐसे केस में आपको टी आर प्लस वन इज द ग्रेटेस्ट टर्म, और जहां पे लेस देन इक्वल टू 6 आ गया, इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या है? 6 है। r इज इक्वल टू 6 है। कहां से शुरुआत हुआ था? टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो पहले केस के लिए क्या हो गया? ग्रेटर देन। दूसरे केस के लिए क्या हो गया? इक्वल टू। तो वहां पे टी आर प्लस वन किसके इक्वल हो गया? टी आर के। यहाँ पे दो टर्म होंगे लेकिन दोनों टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे। इट मींस व्हाट? दोनों का वैल्यू सेम होगा। इट मींस व्हाट? दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। कब होगा सेम रहेगा? जब यहाँ पे इसकी वैल्यू इंटीजर समझ में आई दोस्तों? ये है इसका, ऐसे सोचा जाए इसको ना उठा दे। इस दुनिया से हो तुम जाके, ये कुछ लोग होते पेपर में जाके इज और आई ऊपर की तरफ एस नीचे की तरफ, उसके टेकिंग बाहर निकल, समझ में नहीं आया कि आर क्या होगा। आ गया ना? हैं रैशनल नंबर। चलो क्वेश्चन पे आ गए। देखो क्वेश्चन पहले ये भी तो जानना जरूरी है, क्वेश्चन किस तरह का होगा। तो क्वेश्चन है पेज नंबर से लिखो, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। देखो ना क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, छोटा क्वेश्चन है। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट ऑफ द एक्सपेंशन 3 माइनस, क्या लिखा हुआ है बेटा? 3 माइनस 2x रेज टू द पावर 7 एट x इज इक्वल टू 1/2। x इज इक्वल टू 1/2। अब जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो होता है क्या, शुरुआत वाली चीजें अगर आपको याद नहीं है तो वो कराओ।
न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अपन किस में निकाल रहे हैं? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। किस में निकाल रहे थे? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। ओके, ये दिखाई दे रहा है इसमें? पहले तो उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 3 कॉमन लेके बाहर क्या निकाल देंगे? 3 कॉमन लेके। ऐसे लगा जैसे किडनी किसी का निकाल ली। अब 3 निकालेंगे तो दूसरे में ये तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो किडनी थोड़ी निकाला गया है क्या? किडनी का बस 3 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 3 रेज़ टू द पावर 7। ज्यादा मेहनत नहीं करना। अंदर वाला क्या हो गया? 1 माइनस प्लस लिख लेते हैं, ठीक है, -2/3 x रेज़ टू द पावर 7। तो इस x के जगह पे पूरा ये लिखा जाएगा। अब इसके बाद किसके बारे में बात करेंगे? r इज लेस देन इक्वल टू क्या लिखो? n के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 7 प्लस 1 मॉड x मतलब मॉड -2/3 इंटू x अपॉन 1 प्लस क्या लिखोगे? मॉड x मतलब -2/3 इंटू x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहाँ पे देखो 1/3। r इज लेस देन इक्वल टू 8 प्लस क्या हो गया? 1/3 मतलब कितना हो गया? देखो 8 प्लस 8 इंटू 2/9 अपॉन 1 प्लस 2/9। कैलकुलेट करोगे क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। 16 अपॉन 9 अपॉन 11 अपॉन 9। दिस इज इक्वल टू 16 अपॉन 11। दिस इज इक्वल टू 1 पॉइंट राहुल गांधी। 1 पॉइंट समथिंग राहुल गांधी ठीक है सब। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? r इज लेस देन इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब r का वैल्यू क्या हो गया? 1। कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा? सेकंड टर्म इसका निकाल लो। t2 इज इक्वल टू 7c1 3 रेज़ टू द पावर 6 इनटू क्या लिखोगे? -2x रेज़ टू द पावर क्या लिखोगे भाई? 1। और इस पे कौन सा क्या लगा दोगे? मॉडुलस। क्या लगा दोगे? मॉडुलस। नेक्स्ट वाले क्या डालोगे? यहाँ पे 1/3 क्वेश्चन में दिया हुआ क्या डालोगे? 1/3। तो देखो थ्योरेटिकली क्या था और न्यूमेरिकली कितना आसान है, छोटा है ना? तो थ्योरेटिकली इसलिए बताया उसके बीच के जो क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं ना दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ डाल देना तो भी डॉट 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 करके नंबर दे देगा 0। हाँ तो कैलकुलेट करो 11 और 16 बैठ के हम डिवाइड करते रहेंगे। बताओ 11 16 डिवीजन सिखा रहे हैं। हमने लिख दिया होगा तुमने लिख दिया होगा एग्जाम में लिख के आना रहोगे तो तुम्हें बता देंगे कैसी बात याद आएगा वहां पूछेंगे। तो राजी 11 डिवाइड करेंगे तो 16 ये ना होता है। ठीक है समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन एक और देखो इसमें तो है नहीं सॉल्विंग एग्जांपल। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ क्वेश्चन greatest term in the expansion of 2 plus 3x raised to the power 9. 3x raised to the power 9 when x is equal to 2/3. हो जाएगा? हाँ आप फटाफट बोल रहे नहीं जल्दी फटाफट करो। अच्छा बच्चा है लेकिन कितना एक्सपेक्ट कर रहा है वो ये नहीं काम दे दो हमारा बल को नहीं कैसी इससे बच्चे करते हैं कम से कम तुम्हारा कैलकुलेटर निकालता नहीं 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा तो उससे ऊपर आदित्य आजकल पार्टिसिपेशन कम हो गया समझ में आ रहा है बेटा? और इधर कौन कौन है? आज ऐसे नहीं लग रहा कुछ ज्यादा लोग क्लास में आए हैं।
और ठीक है 10 बच्चे आते हैं जब ऐसे ही क्लास 15 बच्चे आते क्यों ऐसे क्यों हैं इसमें देखो आज का क्लास नहीं पढ़ेगा तो फिर तो अगला क्लास पढ़ना ही नहीं पड़ेगा अगला प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट x का वैल्यू है 2/3 r is less than equal to आ गया होगा कितना 5 पूरा एग्जैक्ट 5 एग्जैक्ट 5 बहुत बढ़िया इसका मतलब क्या हो जाएगा अब देखो यही पे तुम्हारे पास मौका है T5 निकाल के चेक करो और T6 निकाल के चेक करो देखो दोनों इक्वल आ रहा है चेक कर लो अगर कैलकुलेशन तेरा सही है तो ना इसमें 2 + 3x रेज़ टू द पावर में x = 2/3 ना ठीक है 3/2 की जगह पे 2/3 कर दिया जो सॉल्व एग्जांपल से छापेगा उसका 13 बाय समथिंग है सर 5 होगा r is less than or equal to 5 और ये एग्जैक्टली क्या है r के इक्वल है तो कौन कौन सा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा pr एंड तो जैसे दोनों निकाल के चेक करो ना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है कि नहीं दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए ना नहीं तो हमारी बातें ही गलत हो जाएंगी कैलकुलेट करो फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म कैलकुलेट करोगे 3 क्या लिखोगे जल्दी से बोलो 9c5 2 raised to the power 4 into 2 raised to the power 4 3 to x raised to the 5 c5 क्या लिखोगे जल्दी से बोलो 9c4 देखो ये दोनों सेम होते हैं 9c5 9c4 yes sir minus r अच्छा यहाँ पे क्या हो गया 2 raised to the power 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो 3x 3 raised to the power 4 4 अब देखना ध्यान से दोनों जगह x की वैल्यू सेम कितने आगे ज्यादा ध्यान नहीं अच्छा अब क्या है हेडिंग डालो है properties of binomial coefficient प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट यानी ये जो फर्स्ट फेज था वो जेईई मेंस का 95% कवर कर चुका जेईई मेंस डॉक्टर से ईएनटी यहाँ पे किसी तुम्हें सुनाई दिया क्या बोला बेटा क्या बोला उसके नजदीक बैठे हो तुम क्लास में जेईई मेंस का 95% यहाँ पे कवर बाकी जो 5% बचे हुए एक क्लास में कवर हो जाएगा ऐसे बहुत सारी चीजें थी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट उसमें वही सब लिखने जो करवाया है पहला टॉपिक ठीक है C0 + C1 + C2 + C3 लिख लो और लिख लो 2 बार लिखोगे तो कोई आफत है खाना दिन में 4 बार खाते हो 2 बार लिखोगे अरे उसमें कुछ बताएंगे लिखो तो सही तो कुछ है ना वैसे दोबारा थोड़ी लिखवाएंगे पागल हो गए उसके पीछे का कुछ लॉजिक होगा ना लिख लिया अच्छा तुमने जितने भी एक्सप्रेशन लिखे होंगे अब देखो उसको सोचने का तरीका लिख दिया -1 लिख दिया फलाना जमाना लिख के कहीं आया लिख दिया
कहीं कुछ लिख दिया, ये सब क्या है तो समझना है ना कि कैसे कहाँ पे 1 ही रखेंगे, कहाँ पे -1 ही रखेंगे, कहाँ पे आयोटा रखेंगे, कहाँ पे क्या। तो पहला हमारे पास प्लस C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 4 ऐसे था। कहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से, यहाँ पे लिखोगे x, देखिए इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे, कितना डिफरेंस 1, तो डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, जो बोल रहे हैं यहाँ से। अगर सारे साइन लगातार पॉजिटिव होंगे तो वहां पे इजिकल टू 1 लिखेंगे, सारे साइन अगर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होंगे -1। ओके, क्या बोला मैंने, x की पावर में क्या लिखेंगे, डिफरेंस, x के पावर में डिफरेंस, और सारे अगर पॉजिटिव साइन को बियर कर रहे हैं तो उसके केस में क्या लिखेंगे 1, और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है तो माइनस। यहाँ पे सारे पॉजिटिव, इसीलिए x = 1 पुट किया, ये पुट किया था ना जब ये निकालना, क्या पुट किया था, x = 1। अच्छा, C0 -C1 प्लस C2 -C3 ऐसे देखो क्या लिखोगे, x लिखोगे, x के पावर में क्या लिखोगे, डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है 1, इसका 0 1 1 2 2 3 1 का डिफरेंस है, तो x का पावर 1, अल्टरनेट साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, अल्टरनेट साइन चेंज है, इजिकल टू क्या लिखेंगे माइनस है, तो -1 रखने से ये किस एक्सपेंशन में लिखेंगे 1 प्लस x रेज टू द पावर, इसमें रखेंगे 1 प्लस x रेज टू द पावर। अब आ रहा है समझो 1 और -1 रखने का लॉजिक। यस, अच्छा अगर मान लो कहीं पे कहता है कि C0 -C2, अब प्लस प्लस ले लो, प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 ऐसे करके, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कितने का गया 2 का, तो x रेज टू द पावर 2, सारा साइन क्या है पॉजिटिव, इजिकल टू क्या लिखेंगे 1, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा +-1। यस सर। उस वाले एक्सपेंशन में जो शुरुआत का एक्सपेंशन है उसमें एक बार +1 रखो, एक बार -1 रखो, दोनों पे ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा क्या था हमारे पास, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस 1 +1 रखे, अब प्लस ऐसे करके आएगा कि यहाँ क्या है, C0 -C1 प्लस C2 माइनस C3 कितना आएगा 0, दोनों को ऐड कर दिया, कैंसिल, क्या आ गया 2 आ गया, C0 प्लस क्या आ गया C2 प्लस C4 प्लस 2 रेज टू द पावर है, तो C0 प्लस C2 प्लस C4 किसके इक्वल हो गया 2 रेज टू द पावर n-1। क्या ये याद करना है? अब आपको समझ में कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होता है, लॉजिकली करना है, लॉजिकली कुछ भी करना है। ओके, अगर यहीं पे मान लो C0 -C2, ये बुक में नहीं लिखा होगा बेटा, मेरा अपना होता है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे मुझे नहीं समझ में आता था, इससे याद मैं कर नहीं सकता, याद आप भी नहीं कर सकते, तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना चाहिए, समझ रहे हो। -C2 प्लस C4 -C6 ऐसे जा रहा है, कितने का डिफरेंस है x² किसके इक्वल होगा -1, तो x = +-i। आयोटा की क्या खासियत है कि वो पूरे आयोटा जब रखेंगे तो पूरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, एक ही रखने से सारा काम चल रहा है, समझ में आया पक्का। यस सर। इसी तरह बात आगे बढ़ाते ये समझाना, इसीलिए बोला था दोबारा देख लो, समझ में आया कि कैसे करते हैं। अगर कहीं पे मान लो दिखाई दे रहा C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस 1 दिखाई दिया, इस दोनों के डिफरेंस कितने का 3 का, x³ x³ का वैल्यू किसके इक्वल होगा
x इक्वल टू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें नहीं कुछ नहीं, याद करो, नहीं याद तो याद करो, इसमें क्या है, याद करने में कोई दिक्कत है? तो रिसर्च ही थोड़ा करना, इट्स 250 साल का मैथमेटिक्स, 250 साल का फिजिक्स, 250 इयर्स की केमिस्ट्री, 2 साल में दिमाग में रखो। 1 हो गया, ओमेगा को क्या लिखा जाता है, लिखो -1 प्लस माइनस प्लस √3 आयोटा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय, बस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पहचान में आ गया। यस सर। और इसको और जो थोड़ा सा अगर समझना है, x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, x आ गया, तो मुझे पता आ गया, तो हम लोग निकाल के माइनस समझ में आ गया। सुन ले थोड़ी देर, सुन ले, इसमें चैप्टर मत कर, नहीं तो अच्छी बातें निकल जाए। ये हो गया, अभी तक तुम लोग मानने को तैयार नहीं है क्या? मन नहीं मानता तो ठीक है, मान लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसका फैक्टराइजेशन आता है x -1 इनटू क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये है इंटरवल में है, तो इसमें एक हो गया, इधर भी x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू खत्म, एक आ गया। दूसरा ये वाला पार्ट है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ना, क्या देगा, मेरे क्या देगा, लगा क्वाड्रेटिक, -1 प्लस माइनस √1 स्क्वायर -4 into 1 into 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस √3 by 2, this is equal to -1 plus minus √3 iota by 2। उसी में से एक को ओमेगा लिखिए, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर हो गया, कौन ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से कोई भी ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये भी नहीं याद करना सर, इसमें प्लस मुझे याद रखना नहीं, जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए उसी को ओमेगा लिखो, दूसरा अपने आप ओमेगा स्क्वायर। अब इससे आसान बात तो नहीं हो सकती, तो हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर। इसकी दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, छोटू सा प्रॉपर्टी है। तो पहला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल, अरे रूट्स है ना, हाँ जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट। अबे आप 8 में चीजें कर लिया, 1 का क्यूब रूट 1 बताया था। हां अरे इतना गुस्से में आ रहा है किसी और जब बड़े हो गए तो ये तो अलग पढ़ा रहे हैं, दुनिया ही मेरी बदल दिया। अरे 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। और ये तो अजीब इंसान है, कहते 3 होगा, 3 ओमेगा होगा, 3 ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, केवल रियल के बारे में बात, हमेशा याद रखना, जितने डिग्री का इक्वेशन है उतने उसके रूट होते हैं। हाँ, रियल रूट कम ज्यादा कम होते, ज्यादा कम। सेकंड ओ नहीं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू एचसीएल सीख लो, जब सीख लिया करो तो बदमाशी करो तो बर्दाश्त करोगे, सीखने से पहले, उससे पहले मैं खुद ही आई एम बॉस, बिग बॉस, मैं बिग बॉस छोटे आदमी, वो भी सब छोटे हैं, जो तुम जानते हो सब छोटे, उसके ऊपर मैथ बॉस, तो तुम बोल दिए उसके ऊपर, जो तुम सोच रहे हो उसके ऊपर। ओके ठीक है, पढ़ाई करना शुरू करो तो बदमाशी करेंगे, मिल के बदमाशी, ना पढ़ाई करोगे बदमाशी करोगे तो ज्यादा नहीं होगा। तो ये इसमें लिखना क्या है,
Looks here. Parallel. Cube root of unity is R. Cube roots of unity. इसको ऐसे लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 1 क्या हो गया 1 ओमेगा एन 1 ओमेगा एन where omega is equal to minus 1 plus root 3 iota by 2 iota बाहर रहेगा iota स्क्वायर रूट के बाहर माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाहर है डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 ठीक सर इसका डेरिवेशन ये है इसका डेरिवेशन ये है लिखना है तो लिखो नहीं तो सेकंड पार्ट में तो पढ़ना ही कॉम्प्लेक्स है उसकी प्रॉपर्टीज लिख लो क्या लिखोगे प्रॉपर्टीज में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 के इक्वल होता है और ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 अब इसमें क्या होगा फर्स्ट पार्ट है ये तो हमने देखा ठीक है 1 तो ठीक है इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट ठीक है और इसको भी हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट ठीक है अभी तुम्हें पोलर फॉर्म में बता देते हैं e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 होता है प्लस 1 ओमेगा ये घर पे बैठ के पेन पेपर लेके उसका मॉडुलस निकाल के आर्गुमेंट निकाल के फिर इसके हमने तुम्हें बता दिया बस इसको चेक कर इसका होता है e रेज़ टू द पावर आयोटा क्या होता है 4 पाई बाय 3 अकॉर्डिंग कैसे तो इसका स्क्वायर अभी तो बोले ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई बाय 3 नहीं आता 2 पाई बाय 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई बाय 3 नहीं आता e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 का स्क्वायर तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई बाय 3 ये यूलर फॉर्म होते हैं इसका जब मॉडुलस आप कैलकुलेट करोगे 1 हां इसको मतलब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितने 9 कितना है नहीं इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा ऊपर वाले 8 बाय वापस तो देखिए मतलब तुमने बहुत सही बात छेड़ दी कहने का मतलब तुमने कहा कि ओमेगा को स्क्वायर करो ओमेगा स्क्वायर आ गया और जब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ओमेगा आना चाहिए ये कह रहे थे ना नहीं ओमेगा कह रहे थे जब ओमेगा का आ रहा है सर आपने बोला कौन बताएंगे ओमेगा की e रेज़ टू द पावर i 2 पाई बाय 3 तो आप बोले तो स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई बाय 3 आ जाएगा स्क्वायर पाई बाय का फॉर्मेट में हां बोल लो ना पूरा बोलो ना अच्छी बात बोल रहा है ना उसको पूरा स्क्वायर है तो उसको भी तो नीचे भी तो 9 होगा मतलब पूरे का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर नहीं करेंगे e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 का स्क्वायर करेंगे ताऊ a raised to the power x raised to the power y is equal to a raised to the power x into y होता है क्या मतलब दोनों जोर से खींच ले मैंने कहा e raised to the power iota 2 pi by 3 इसका स्क्वायर a raised to the power x raised to the power y a raised to the power x e raised to the power iota 2 pi by 3 मुझे सोचा कुछ और बोलो तो 2 पाई से 4 पाई में और फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे ना फिर क्या ओमेगा हो जाएगा ये तो बड़े बदमाश हैं एक दूसरे के स्क्वायर खेलते रहते हैं ज्यादा स्क्वायर मुझे कुछ आगे सोचते हैं क्या हां जी कुछ बात जवाब नहीं क्या चीज वीडियो की बात नहीं अब मैंने देख लो आप देखो मैंने लिखा था पहला मैंने फिर किया है यार इंग्लिश का आपने करेंगे वीडियो कंप्लीट कोई वीडियो हो गया छोटी छोटी बातें देखो पूछो छोटी छोटी बातें बताते हैं क्यों नहीं लिखा हमारा कैलकुलेशन तुमको छापने के लिए मैं कैलकुलेट करके ओके ओके काम की बात e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 तीन बातें बताए ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1 के ठीक है अभी इसको ट्राई नहीं करेंगे इसको मार्क करके रखो इसके क्वेश्चन ऐसे होंगे
कैसे कौन कौन से क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे उसके बाद जैसे C0 प्लस C3 प्लस C6 ये तो पूछा हुआ है ये कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे केस में हम क्या करेंगे हमारा जो अभी प्रोसेसर में सी क्या सकते x रेज टू द पावर क्या होगा 3 तो x की वैल्यू क्या क्या रखना है 1 रखना है where जब लिखना ना where omega square r cube root of u हाँ जी इधर से कोई बीच में बोल रहा था कौन बोल रहा था आपको बताओ इसको मार्क करके रख लो जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे फिर इसके क्वेश्चन करेंगे अभी मेहनत करोगे तो बस जाओगे आता हुआ भी भूल जाओ अगर चाहोगे इसी तरह मान लो 4 के डिफरेंस पे आ रहा है x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 तो वहां क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 ऐसे करके बढ़ता रहता है ज्यादा से ज्यादा अभी तक यही जो है 3 को टच किया इन जनरल 99% को 2 को ही टच करता है उससे ज्यादा नहीं टच करता ठीक दूसरा होता है सेकंड होता है यूजेज लिखो जल्दी से यूजेज अभी कहाँ चल रही है बेटा अब तो 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा वैसे आए आप करके मेरा टाइम खराब करोगे तो उनको ड्यूटी तो करें देखो यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन अब इंटीग्रेशन क्या है यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन इज वेरी सिंपल थिंग x रेज टू द पावर n का सबको आता है क्या होता है n x रेज टू द पावर n हम उसी का यूज करेंगे बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं है कभी भी दूसरे चैप्टर का एप्लीकेशन अगर किसी चैप्टर में आता है ना वो अपने बेसिक इंफॉर्मेशन को लेकर तो कहोगे कि यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन कहाँ करेंगे क्वेश्चन कैसा होगा देखो जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ तो हमारे पास मास्टर फॉर्मूला तो ये है C2x² C3x³ plus so on Cnx raised to the power n is equal to 1 plus okay मान लो क्वेश्चन कहता है find the value of following पहला कहता है 1 into C1 plus 2 into C2 plus 3 into C3 plus 4 into C4 plus n into Cn दूसरा क्वेश्चन 1 into C1 minus 2 into C2 2 into C3 plus 4 into C4 plus 5 into C5 plus so on और प्लस का सेकंड प्लस माइनस करना माइनस फिर माइनस सो ऑन इसकी वैल्यू तीसरा क्वेश्चन कहते हैं 1 स्क्वायर C1 2 स्क्वायर C2 3 स्क्वायर C3 4 स्क्वायर C4 प्लस क्या हो गया 5 स्क्वायर C5 प्लस सो ऑन और इसी में फिर से अल्टरनेट प्लस ठीक है इधर से सोचते हैं ठीक है ओके 2 मिनट का कितने दिन फंसोगे अभी बोर्ड में जैसे फंसोगे ना अब बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है जैसे खत्म होता है उसके बाद फिर आराम से बैठो लास्ट बार बैठो तो फिर एटीएम है तुम्हारा नहीं जानकारी रख के क्या करेंगे ऐसे करके कौन ऐसे बढ़ता है तो हमें कहाँ से शुरू करना है अगले क्लास में इसको याद रखना और यहाँ से एक भी क्लास मिस मत करना एक क्लास अगर तुमने मिस किया तो अगला डिस्कनेक्ट हो अभी से लेकर आखिरी तक
आपका एनसीईआरटी खत्म हो गया, कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दो। हो गया, लिख लिया बेटे आप लोगों ने? अपनी जगह पे चले जाओ। थैंक यू सर। हो गया? आदित्य लिख रहे हो गया बेटा? यस सर, लिख लूंगा लास्ट वाला, देख लिख लिया। लो, लिख लो ना, अभी खत्म, बाद के लिए क्यों छोड़ोगे? यस सर, लिख लिया। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।